बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 4, चौपाई नंबर 23। हाँ जी, शुरू कर दूं ना? हाँ जी, करो शुरू। खिन खिन में सुख होए सी, धनी याद किए असल। ए सुख आए इश्क, बेर न लगे एक पल, बेर न लगे एक पल। इस प्रकार धाम धनी की शोभा को अपने हृदय में बसाते हुए याद करने पर पल पल अखंड सुख प्राप्त होगा। धनी का सुख मिलने पर प्रेम आने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। इस चौपाई में संशय होता है कि क्या इश्क से सुख प्राप्त होता है या सुख आने पर इश्क आता है। ये भी कहा जाता है, दुखते बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इश्क। क्या इन तीनों में विरोधाभास है? ब्रह्मवाणी के कथनों में कहीं भी विरोधाभास नहीं होता, केवल उचित सामंजस्य की आवश्यकता होती है। लौकिक दुखों को देखकर या ज्ञान द्वारा विवेक होने पर मन पारब्रह्म की ओर लग जाता है और विरहा आने लगता है। विरह में असह पीड़ा अवश्य होती है, किंतु उसमें प्रेम की टीस होने से सुखद दर्द भी छिपा रहता है। विरह के लिए चित्तवनी एवं हृदय में निर्मलता, कोमलता का होना आवश्यक होता है। खिन खिन में सुख होए सी, धनी याद किए असल। पूरे प्रकरण में श्री इंद्रावती जी फरमा रही हैं कि जिस तरह हम राज्य के सुखों को, परम धाम के अखंड सुखों को, असल के जो हैं, जो हम वहां पल पल लेते थे, पल पल उनमें मगन रहते थे, उन सुखों को अगर हम याद करेंगे, ए सुख आए इश्क बेर न लगे एक पल। अगर उन सुखों को याद करते करते हम राज्य के प्रेम में, इश्क में डूब जाएंगे तो एक पल भी देर नहीं लगेगी, हमारी सुरता वहां पहुंच जाएगी और वहां के सुखों में आनंद लेने लगेगी। अब उसमें भावार्थ में क्या कह दिया है कि क्या इश्क से सुख प्राप्त होता है या सुख आने पर इश्क आता है। दुखते विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क। ऐसे ही विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, या मीन बिछड़ी होए जल से, ये गत जाने सोए। तो राज्य के इन नीचे के उसमें भावार्थ में लिख गया है कि हम लौकिक दुख, जब संसार के सुख दुख से ऊपर उड़ जाते हैं, उससे हमको राज्य याद तो जरूर आते हैं, क्योंकि रूह विरहा में तड़पने लगती है, उसमें असह पीड़ा भी होती है, लेकिन वो टीस ही हमको राज्य के नजदीक पहुंचा देती है। जैसे प्राणनाथ जी ने एक ही टीस थी कि मुझ आपको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता, तो इसी टीस ने उनको कितनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि उनके दिल में उस दर्द को राज्य ने पहचान की और वाणी वहीं से उतर गई। असह पीड़ा अवश्य होती है, लेकिन उसमें सुखद दर्द भी छिपा होता है। इसके लिए विरहा के लिए चित्तवनी एवं हृदय में निर्मलता और कोमलता का होना आवश्यक है। अब निर्मलता और कोमलता, जैसे जैसे हम
उसके प्रेम में, उसके आनंद में मगन रहेंगे तो हमारा हृदय भी निर्मल होएगा और कोमल भी होता जाएगा। जैसे जल की मछली में इतनी तड़प है, तो हम तो जमुना जी की मछलियां हैं, वो भी अखंड जल, नूर ही नूर, जिसमें अपने प्राण प्रियतम राज्य बसे हुए हैं। जब विरह आएगा तो प्राण प्रियतम को, अपने प्रियतम को मिलने की तड़प भी बढ़ेगी। तो इसके लिए वाणी मंथन और चिंतन, ये चितवनी, दोनों ही सर्वोपरि है, हम दोनों का जरूरी है। वाणी मंथन करेंगे तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। राज्य इसी प्रकार धनी की शोभा को दिल में बसाने के लिए ध्यान या चितवनी करने पर भी सुख प्राप्त होता है। किंतु इसकी सीमाएं, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाता है, प्रेम बढ़ता जाता है। जब प्रेम परिपक्व अवस्था में आ जाता है, प्रियतम का दर्शन होता है, तो उस समय का सुख अनंत हो जाता है, उसका किसी भी प्रकार से वर्णन कर पाना संभव नहीं होता। मतलब विरह में राज्य, विरह के बाद जो राज्य का सुख मिलता है, आनंद मिलता है, परम धाम के अखंड सुखों में रूह डूब जाती है, तो उस आनंद का शब्दों में वर्णन भी नहीं हो सकता। इस तीसरे जो इसमें यही बात लिखी गई है कि वही धनी की चितवनी को विरह, प्रेम, सब चीजें अंदर आने से ही हमको राज्य के दीदार की इच्छा जो अंदर है वो पूरी होएगी। चितवनी या विरह से पहले मन को माया का सुख मिल रहा होता है, जो क्षणिक और मन को अशांत करने वाला होता है। प्रियतम के ध्यान या विरह से जो सुख प्राप्त होता है उसमें स्थिरता होती है और वह मन को शांति देने वाला होता है, क्योंकि उस आनंद का स्रोत अक्षरातीत या परम धाम की शोभा होती है। इस प्रकरण में दर्शन से पहले के इसी सुख का वर्णन किया गया है। ये वह प्राप्त होते रहने का लक्ष्य, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और विश्वास बना रहता है। ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि वास्तविक चितवनी ध्यान वही है जिसमें विरह का पुट मिला होता है। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे, मामती कहे ब्रह्म सृष्ट को, सखी जीवन हमारा, ए सखी जीवन हमारा। श्री महामती जी परम धाम की आत्माओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साथ जी, मैंने आपको जो इस प्रकार की सीख दी है उसे सच्चे हृदय से, दिल देकर, पूरे मन से ग्रहण कीजिए। इस मार्ग का अनुसरण ही हमारा वास्तविक जीवन है, शेष सब निरर्थक और सारहीन है। मैं जो तुम्हें दई सिखापन, मतलब राज्य के प्रेम में, इश्क में, विरह में, मंथन में, चितवन में, जो जो ये पूरे प्रकरण में मैंने तुमको जो भी बातें कही है वो अपने दिल में विचार करो अच्छी तरह से, अंतर मन से। महामती कहे ब्रह्म सृष्ट को, सखी जीवन हमारा है। जिसके जीवन में ये चीजें सब उतर गई तो उसका जीवन तो धन्य धन्य हो गया, अपनी पहचान होगी, अपने स्वरूप की पहचान होगी, आत्म पर आत्म की पहचान से वो परम धाम के सुखों में डूब जाएगी। विचार विचार विचारिए, तो इस हकीकत से ही हम विचारी, जो तीसरा वाला विचार है, उसकी मार्फत में पहुंच जाएंगे। अब प्रकरण 5वां शुरू होता है। प्रकरण 4 चौपाई 306, वन में स्वरूप श्रृंगार। हाँ जी, कहिए किसी को। हाँ जी, हाँ जी, किरण दीदी आप ही लो आज। किरण दीदी आप आ गए हो ना? किरण दीदी, हाँ जी। अरे मैं ना, ओ किरण, प्रणाम जी से लो, मैं तो आपका दर्शन करना आई हूँ। मैं अभी क्लास लेके ही आ रही हूँ, 1 मिनट हुआ लगाया, रास्ते में हूँ मैं तो। देख लिया था ना आपको।
किताब वगैरह नहीं है मेरे पास। मैं तो देखो चलती हुई जा रही हूँ। ओहो, चलो कोई बात नहीं, अभी आपको फिर पकड़ते हैं हम बाद में, ठीक है ना। सारी सिपाहियां मैंने बाद कहा में आपके दर्शन कर ले, बहुत है। नहीं नहीं, आप रहना साथ ही, हाँ जी, बाद हाँ में जी, लेके हम। सुंदर साथ से। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही नहीं, आई नहीं है। है। वन में स्वरूप श्रृंगार। इस प्रकरण में वनों में श्रृंगार करते हुए श्री राज श्यामा जी एवं सुंदर साथ की शोभा तथा लीला का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त वनों और यमुना जी की भी शोभा का मनोहर चित्रण है। वतन अपनों ब्रह्म सृष्ट को देऊं बताए, धाम की सुध मैं सब देऊं, ज्यों अंतस्करण में आए। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, अब मैं आपको ब्रह्म सृष्टि होने के कारण परम धाम की बातें बताती हूँ। मैं आपको परम धाम की सारी पहचान, शोभा, लीला इत्यादि देती हूँ, जिससे वह आपके धाम हृदय में बस जाए। इसमें श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे शास्त्री जी, अब आप परम धाम की आत्माएं हो, तो मैं आपको परम धाम के बारे में सारा बताऊंगी कि वहां पर क्या शोभा होती है, क्या हम लीलाएं करते हैं, क्या क्या हम वहाँ राज्य का सुख लेते हैं। ये सारा मैं आपको बातें बताऊंगी, इस प्रकार बताऊंगी कि आपके हृदय में वो सारी बस जाए। वो बातें का लिंक आगे है अगली छपाई में। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, श्रीनिवास। हाँ जी, श्रीनिवास जी आप ले लीजिए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी आप। ये दूसरी चौपाई लेनी है ना? हाँ जी, दूसरी। इन भौम की रेती क्यों कहूं, उज्जवल ज्योत अपार, भौम बन आसमान लो, झलकारों झलकार। वनों की धरती की मनोहर रेती की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। ये बहुत अधिक उज्जवल है और इसमें अनंत ज्योति निकल रही है। धरती से उठने वाली इस ज्योति की झलकार वनों से होती हुई आकाश तक दृष्टिगोचर हो रही है। इस चौपाई के माध्यम से श्री जी साहिब जी, श्री प्राणनाथ जी, हम समस्त सुंदर साथ को बता रहे हैं कि क्योंकि परमधाम जो है उसकी सर्वत्र, चाहे जिमी है या वन है, सब नूरमयी है। और नूरमयी होने के कारण संपूर्ण परमधाम का वर्णन एक हीरे के रूप से कहा गया है कि संपूर्ण परमधाम एक हीरे से बना है। तो वहां की जितनी भी रेती है वो भी उज्जवल है, उसका प्रकाश, उसकी उधोत जो है वो वन पर लगती है, क्योंकि वन सर्वत्र चारों तरफ छाया हुआ है। और फिर उस वनों से निकलने वाली ज्योत, उधोत जो है वो आसमान में जाती है और आसमान नूरी होने के कारण उस रिफ्लेक्स को वापस जमीन पर वापस कर देता है। तो उससे जो है किरण आपस में जो है टकराती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ये एक प्रकाश का जहूर उत्पन्न हो गया है। सर्वत्र सर्वव्यापी जो है ज्योति ज्योत, प्रकाश ही प्रकाश, ज्वलता ही दिखाई दे रही है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी आप ले लीजिए भाई आगे। सुनीता सिंगल जी। हाँ जी दीदी, अनम्यूट कीजिए। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जोत जरे इन जिमी की, मात नहीं आसमान, तिन जिमी के वन की, जुबा कहाँ कर सी बयान। इस भूमि के कण कण की ज्योति भी आकाश में समाती नहीं है। यह जिम्मा ऐसी भूमि के वन का उपवन का वर्णन कैसे कर पाए। प्रणाम जी।
नाम जी। वनों की धरती की ही यहाँ पे शोभा का वर्णन किया गया है। वनों की धरती के एक एक कण में इतनी ज्योति भरी हुई है कि वे आकाश में भी नहीं समा पाती। एक एक कण में इतनी ज्योति भरी हुई है, वे आकाश में भी नहीं समा रही है, अर्थात अनंत है और चारों ओर फैली हुई है। ऐसी स्थिति में इस धरती के वनों की संपूर्ण शोभा का इस जबान से वर्णन कर पाना कैसे संभव है? मैं ये कह रहे हैं। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। आपको तो कोर्स दिया हुआ है पहले। नहीं दिया, नहीं दिया? अच्छा आप वो मैं चले। पहले मोबाइल पे था तो वो इस पे आ गया लैपटॉप हाँ पे। जी आप चले गए थे, एक मिनट। हाँ अब मैं मन निकाल रहा था। चलो हो गया, हो गया भैया। वही है, चौथी इन इन भौम की रंजक रेत की। इन भौम रंचक रेत की, तेज न माए आकाश, जो नग इन जिमी की, क्यों कहे जुबा प्रकाश। इस जमीन के रेत के कण की ज्योति आसमान तक जाती है, तो फिर इस जमीन के नगों के प्रकाश का को जबान से कैसे वर्णन करें। तो अब सुनसा जी प्रणाम जी। जैसे वन में वनों का सारा वर्णन है, वनों में स्वरूप और श्रृंगार जैसा कि ऊपर इस प्रकरण के बारे में है। तो महामती जी कहते हैं कि इस अब सारा वर्णन इस वनों की भूमि या परम धाम की भूमि के बारे में। तो कहते हैं कि इस भूमि की ही इतनी तेज है, इतना सब कुछ है, तो जब इस भूमि पे जो एक एक नग आया है तो उसकी रोशनी और उसका मैं वर्णन, उसका तेज इतना है कि भी मैं उसका वर्णन कर ही नहीं पा रहा। मैं इस जुबान से उसका वर्णन करना है। ये इस भौम रंचक रेत की ही इतनी तेजी है जो आकाश तक नहीं समाती। जैसे कि इस चुपई में इससे पहले भी आया कि भी उसकी किरणें आकाश तक भी नहीं पूरी जा रही कि अगर आकाश को भी पार कर जाए, और उधर से आकाश की भी किरणें इतनी है कि आपस में टकराती हैं, वो भूम तक आती हैं, जमीन तक आती हैं। जो नग इन जिमी के, और इस जमीन पे जो नग हैं तो उनकी किरणों का मैं कैसे इस जुबान से वर्णन करूं, क्योंकि नग ही इतने वहां के तेजमयी और नूरमयी और इतनी किरणें लिए हैं। तो इस तरह का ये वर्णन है। मैं थोड़ा वन का तब तक निकालता हूँ, इससे आप दीदी आगे की चुपई बेशक तो। हाँ जी सुनीता आप ले लीजिए। हाँ जी सुनीता आप ले लीजिए। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर सार जी। इन भौम रंचक रेत की, तेज न माहे आकाश, जो नगरीन जिमी के, क्यों अगली पढ़ो ना, 5 अच्छा हाँ। ये हो गई है। अच्छा हाँ जोत जिमी पहुंचे आसमान लो, आसमान पहुंचे ज्योत बन, सो छाए रही ब्रह्मांड को, सब ठौरो उठत किरण, सब ठौरो उठत किरण। वनों की धरती की ज्योति आकाश तक छा रही है और वो लौट कर वनों की ज्योति से टकराती है। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम में ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। चारों ओर नूरी किरणें ही फैलती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। इन सारी चौपाइयों में वही वनों से निकलने वाली जो किरणें हैं, नूरमय किरणें, ज्योति, उसका ही वर्णन हो रहा है। ये जो सारे वन आए पूरे परम धाम में, जैसे चाहे मतलब 7 वन जो सामने आए हैं पूरब दिशा में रंगमहल के, और ये
वट पीपल की चौकी हो गई दक्षिण दिशा में, जैसे वट पीपल की चौकी हो गई, उसके आगे बड़ो वन के वृक्ष, कुंज निकुंज वन, या पीछे की तरफ हम देखें तो फूल बाग, नूर बाग, अन्य वन, पश्चिम की चौगान, और इधर उत्तर दिशा में देखें तो बड़ो वन, ताड़ वन, आगे मधुवन, महावन, ये सारे वनों की शोभा। और चांदनी चौक की आई जो सुंदर रेती है, या जो कुंज निकुंज में आई रेती है, और पश्चिम की चौगान में जो रेती आई है, या पूरे परम धाम में घेर के जितने भी वन आए, वन की नहरें, मतलब सब जगह का वर्णन, सब वनों की बात हो रही है यहाँ पर। कि वनों की धरती, उसकी जो धरती का एक एक कण है उसमें इतना प्रकाश है, इतना नूर है कि वो आकाश तक जा रहा है। उसकी किरणें निकल के कहाँ जा रही है? आकाश तक जा रही है, और फिर वहां पर आकाश को भी चीरती हुई फिर वापस वो वनों में नीचे आके टकराती है। और यहाँ पर परम धाम की एक और विशेषता है कि कोई भी किरण दूसरी किरण की रोशनी को हानि नहीं पहुंचाती, मतलब हास नहीं करती उसकी, बल्कि और एक शोभा और दुगनी बढ़ती है। जब दो किरणें आपस में टकराती हैं, प्रेम में जंग होती है, तो वो किरणें अपना अपना अलग ही नूर लेके आकाश तक जाती हैं। ये नहीं होता कि वहां पे कोई भी वन दूसरे वन को ढक लेगा या उसकी शोभा को थोड़ा कम करेगा, बल्कि और वनों की शोभा और ऊपर तक जाती है, और फिर वापस टकरा कर उनकी जो किरणें हैं दोबारा वनों में आती हैं। तो इस प्रकार पूरे परम धाम में जिधर भी हम देखें नूर ही नूर छाया है, किरणें ही किरणें निकल रही हैं और आकाश तक जा रही हैं, ज्योति ही ज्योति है चारों तरफ। ये ज्योति भी क्या है? मेरे पिया का स्वरूप। नूर क्या है? मेरे पिया के अंग का ही नूर है, जो पिया ने मेरे वस्त्र धारण किए हुए हैं, या जो मेरे पिया ने आभूषण धारण किए हैं, जो मेरी सुभान श्यामा महारानी ने वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं, या उनके अंगों का एक एक अंग का जो नूर है वो पूरे मेरे परम धाम में ही फैला हुआ है। चाहे सखियां हो, चाहे राजी हो, चाहे खूब खुशहालियां हो, श्यामा महारानी हो, जबीरों की पुतलियां हो, वन हो, पहाड़ हो, जिमी हो, रेती हो, थंब हो, गलियां हो, सब मेरे पिया का ही नूर का स्वरूप है। उनके ही नूर का ज़हूर है जो परम धाम में हमें दिखाई देता है। तो जब ये किरणें निकलती हैं और मैं आंखें बंद करके देखें या आंखें खोल के देखें, हर तरफ नूर ही नूर दिखाई देता है। जिमी से लेके आकाश तक दसों दिशाओं में नूर ही नूर फैला है। और ये नूर क्या है? मेरे पिया का ही नूर है, दिल का स्वरूप है, जो हकीकत स्वरूप में पूरे परम धाम में ही फैला हुआ है। प्रणाम जी। मोनिका आप ले लो। प्रणाम जी। इन मंदिर झरोखे वन पर झलकत हैं कई नग, वन फूल फल बेलियां लगत झरोखों संग। मंदिरों के झरोखे वन के ऊपर कई नगों से जड़े जगमगाते हैं। झरोखों के साथ वन, फूल, फल और बेलें बड़ी सुंदर लगती हैं। ये मंदिर झरोखे वन पर, जो हमारे मंदिरों के ऊपर झरोखे बने हुए हैं, झलकत हैं कई नग, वहाँ वो कई नगों से जड़े जगमगाते हैं। वहाँ हमारे झरोखों से भी ये वन, फूल, फल, बेलें सब दिखाई देती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं, और उनकी खुशबू पूरे परम धाम तक, अंदर तक पहुंचती है। जब हम झरोखों में बैठकर इन सुंदर वनों की, फूलों की खुशबू लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पीछे पश्चिम की तरफ भी हमारा फूल बाग, नूर बाग, अनवन, दूब दलीचा आया है, तो पीछे भी उन झरोखों से हमें
उन सब वनों की खूबसूरती नजर आती है। प्रणाम जी। सरोज दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। जी नरेश जी, झरोखों का वर्णन कर दो। पूरब में कैसे झरोखे आए हैं, पश्चिम में कैसे झरोखे आए हैं, उत्तर में झरोखे कैसे आए हैं। सुंदर साथ जी, मैं वही झरोखों वाले ढूंढ रहा था, मैप वो इसमें मेरे पास था नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे वर्णन हाँ। करते। सुंदर साथ आप से जब तक पूछते बता हैं दो, तब कि पूरब में हमारे मंदिर के जो झरोखे आए हैं, 166 मंदिर की जगह को छोड़कर बाकी जगह जो झरोखे आए हैं उनसे कैसे डालियां लगी हैं, और उत्तर में कैसे लगी हैं, दक्षिण में कैसे, और कैसे डालियों से बैठ के हम कहाँ कहाँ के नजारे देखते हैं। पश्चिम में बैठ के कैसे हम नजारे देखते हैं झरोखों में, कैसे झरोखे आए हैं, और दक्षिण में कैसे झरोखे आए हैं, सब उसका वर्णन करेंगे सारे सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, जैसे अभी हमारी मीनू जी ने बताया कि वे झरोखों का, अब रंग महल के सामने क्योंकि 166 मंदिर का हमारा लंबा चौड़ा है, तो जो हमारा 10 हांस का 10 मंदिर का एक हांस है, तो उसके आसपास के जो हमारे 78 इधर और 78 इधर मंदिर हैं, उनके झरोखों से हमारा मिलान नहीं है। यानी कि 156 जी हो जाते हैं और 10 मंदिर, 166 मंदिर जो उन्होंने बोले, 166 मंदिर अभी जो बोले। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ जी, आ रही है, कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलो। कट जाती है ना थोड़ी थोड़ी। अच्छा, तो 166 मंदिर जो हमारे इधर, उनके सामने क्या है कि वनों का मिलान नहीं है। जो हमारे 3 वन है, अमृत और इधर और इस साइड लिंबोई, पूरे 166 जो मंदिर हैं उनको छोड़कर बाकी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पहली भूमि में जो हमारे झरोखे आए हैं वो 22 हाथ ऊंचे हैं। तो वो जो झरोखों पहला मिलान हमारा इन वनों का, उन मंदिरों को छोड़ के, जो चांदनी चौक के सामने के झरोखे हैं उनको छोड़कर, तो उसके बाद जितने झरोखे हैं उनका 22 हाथ ऊंचे, जो हमारा छज्जा जहाँ पे, मतलब जहाँ पे झरोखा शुरू होता है उसके नीचे वाली जो हमारी उसकी पड़ती है छत, झरोखे का निचला हिस्सा, वहां पे जाके हमारे वनों का मिलान है हमारे, और उससे हम अपने वनों में पहली भूमि में जा सकते हैं। तो इस तरह से पूरब की दिशा में मिलना है, और उसके बाद वो पूरी की पूरी एकल छतर है, और फिर वो दूसरी भूमि में जो 78 मंदिर के ऊपर जाके, क्योंकि हमारी दूसरी भूमि का छज्जा शुरू हो जाता है, फिर उससे तो जाके दीदी सोनू होएगी, उसको कहना नक्शा खोल देगी वो वाला। सोनू को मैंने बोला था। सोनू को कैमरा ऑन नहीं है, कोर्स तो दिया हुआ है मैंने इसको। सोनू, आवाज लगा दो सोनू को। सोनू, सोनिया, वो नक्शा तब तक खोल के रखेगी, तब तक नरेश जी। पूर्व पहली भूमि में, पहली भूमि का जो हमारे 2 भूमि तीसरी चांदनी के हमारे वन है ना, जो 7 वन, तो उसमें पहली भूमि का जो, उसमें हम जा सकते हैं एकल छत्र से। और जो दूसरा मिलान आया है, क्योंकि अब ये 22 हाथ ऊंचे हो गए, तो हमारा हर मंदिर 100 हाथ का है, तो दूसरा मिलान 78 हाथ ऊंचा जाके होगा छज्जों के साथ। और उसके बाद दूसरी भूमि से हम सीधा ही, हमें झरोखों से नहीं आना, बाहर निकलकर छज्जों से ही वनों में जाना है। तो वो इस तरह से हमारे दूसरी भूमि में हम जा सकते हैं, और उसके बाद तो फिर तीसरी चांदनी। तो इस तरह से हमारा जो रंग महल के सामने वाले जो हमारे मंदिर हैं 166, उनको छोड़कर बाकी जो आसपास हमारा वनों का मिलान है। और अगर हम जाते हैं इस तरफ, उसके बाद हमारा इधर कौन पे क्या नरेश बचा जी, है? दूसरे सुंदर साथ से भी पूछो आप। ठीक है, कौन से ठीक। सुंदर साथ बताएंगे उत्तर में, आप ही पूछो नरेश जी, विजय आप ही को पूछो। लगता है। ठीक है, ठीक। आप पूछो सबसे। हाँ जी, विजय, विजय दीदी आप बताइए, आप बाकी और कंप्लीट करें। एक दिशा आप अब दक्षिण दिशा ले लीजिए। हाँ जी, दक्षिण दिशा में जो है हमारे जो झरोखे यहाँ पर भी 22 हाथ ऊंचे आए हैं, और इसके साथ दक्षिण दिशा में
बट पीपल की चौकी की शोभा है ये। यहाँ पर भी जो है हमारे वृक्ष डालियां बढ़ाकर जो वृक्ष आए हैं 22 हाथ की लंबी डालियां सीढ़ियों के रूप में बढ़ाते हुए ये इन छज्जों से मिलान करेंगे। तो इन पहली भूमि में तो इन छज्जों से जो है हम वृक्षों पर आ जा सकते हैं। विजय दीदी अच्छे से करो, पहली भूमि में कैसे है हमारे, पहले ये बताओ झरोखे कैसे हैं पहली भूमि में, पहली फिर आप भूमि में मिलान तो करो। यहाँ पर भी हमारे झरोखे 22 हाथ ऊंचे आए हैं ना दीदी। 22 हाथ है। हाँ जी। कैसे छतरी डंडल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, छज्जों से थोड़ी ना मिलान होएगा। नहीं कहाँ से मिलान होएगा? जो हमारे वट पीपल की चौकी के वृक्ष आएंगे वो 22 हाथ लंबी डालियां जो हमारे दो भूमि के बीच में परिक्रमा रौस आई है ना, एक परिक्रमा रौस हो गई और दूसरी जो रौस धाम चबूतरे के साथ आई है, उस रौस से जो है हमारी डालियां बढ़ेंगी और छज्जे जो है आगे बढ़ते हुए इनसे हमारा मिलान हो। झरोखों पे कि छज्जों से? छज्जों से दीदी। दोबारा सोचो। एक हाँ अच्छा वो झरोखा वो झरोखों से छज्जे मिलेंगे आएंगे विजय दीदी। हैं। झरोखों के बिल्कुल नीचे जाके, झरोखों के नीचे वाली जगह है ना, वहां जाके लगेंगे तभी। और दूसरी भूमि में हमारे छज्जों से लगेंगे विजय दीदी। दूसरी भूमि में हमारा झरोखों से मिलान, छज्जों से मिलान होगा। पहली भूमि में झरोखों के बिल्कुल नीचे, जो नीचे की जगह होती है ना, जिसको एक वर्ड बोलते हैं, किरण दीदी बोलती होती थी, नीचे की जगह, फिर वहां से हम झरोखों पे बैठ के सीधा ऊपर अपन चांदी पे बनों पे आ सकते है ना। ये और बट पीपल की चौकी के वृक्ष होंगे ना, जो हाँ दो जी, भूमि की है ना। सोनू नक्शा निकाल रही है, अच्छे से देखना, इसमें बट पीपल की चौकी का मिलान है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम खाली पढ़े ना जाए ना कैसे मिलान हुआ है, हर दिशा का मिलान सब समझेंगे। और एक चीज और इसमें है कि जो हमारे ना 22 हाथ की जो पहले सीढ़ी बनेगी, जो क्योंकि बट की चौकी से आ रहे हैं ना, तो थोड़ा है उसमें दो मंदिर, इसलिए पहले जो 22 हाथ की सीढ़ी बन जाती है, वो जो हमारी पहली नहर के ऊपर तक आती है, जो पहली नहर आ रही है ना, मतलब नहर के ऊपर तक आती है। नहर के ऊपर की जो पाल है, नहर के ऊपर जो पाल है ना, वहां पे 22 सीढ़ी एक तरह से वनों की बनेगी, फिर एकदम सीधा बन जाएगा। झरोखे की जो फर्श है उससे जाकर मिलान होगा, जो क्योंकि झरोखा ऐसे बना तो नीचे जो फर्श होगा, क्योंकि तभी तो झरोखे के ऊपर से हम आ जा पाए। तो इस तरह से वो जो सीढ़ी है पाल के ऊपर आ जाएगी, पाल के वाली जगह पे। नरेश जी ये बता था, पहली भूमि के झरोखों से मिलेंगे और दूसरी भूमि के छज्जों से मिलेंगे। हाँ, वो क्योंकि 122 का टोटल हो जाएगा और फिर 78 ऊपर हो जाएगा। हाँ, बस इतना सही, बस थोड़ा सा इतना ही याद रख लेंगे ना कि पहली भूमि की झरोखों से मिलान, दूसरी भूमि की छज्जों से मिलान। बस बाकी नक्शों में हम डीपली बाद में सोनू हमें समझा देंगे, बस थोड़ा सा वही ध्यान रखना है कि पहली भूमि की झरोखों से मिलान होगा। और उसमें जब हम नीचे खड़े बट पीपल की चौकी पे, नीचे पाल पे, तो मुझे कैसा आएगा, उल्टी जैसे सीढ़ियां, उल्टी सीढ़ियां चढ़ती दिखाई देंगी। अभी देखो नक्शा खुलेगा, सीढ़ियों वाला नक्शा बहुत अच्छा बना हुआ है, जो 3D नक्शे नक्शा है देख के तो समझ आ जाता है, वो अपने आप दिमाग दिल से बोले ना तो मजा आए। हाँ नहीं, वो आंख बंद करके आप सोचो कि मैं ना वहां चढ़ रही हूँ, तो ये देखो, ये पूरा अच्छा नक्शा सोनू समझाएगी। सोनू आप बोलो, आपका भी रिवीजन होएगा, हर जगह आप आगे बढ़ोगे। सोनू बोलेंगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये बट पीपल की चौकी आई है ना इधर दक्षिण में, तो यहाँ से ये पेड़ जो है ना, ये पूरा 122, जैसे वैसे तो 100 होते हैं ना हाथ ऊपर, तो ये 100 हाथ ऊपर पेड़ और ये 22 सीढ़ियां। दोनों कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी मैं भूल गई थी। ये देखिए, ये 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई, और ये देखिए ये झरोखे से मिला, ये फर्स्ट भूमि है ना जो,
वहां से मिलान होता हुआ, झरोखे से मिलान होता हुआ, क्योंकि वो 22 हाथ ऊपर गए हैं ना, इसलिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, नहीं तो फिर यहीं से पहली भूम का पहली भूम से मिलान हो जाता सामने यहाँ पे। तो धाम रौस पे हम चल कैसे पाते, यदि यहाँ के छज्जे या फिर धाम रौस के कठेड़े से उसका मिलान होता तो फिर यहाँ पे हमें पेड़ों के ऊपर से चलना पड़ता और फिर उसी से आना पड़ता। तो राजी ने कितनी सुंदर ये शोभा बनाई कि यहाँ 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर झरोखों से मिलान हुआ, और जब हम यहाँ पे खड़े होंगे धाम रौस पे तो ऊपर उनका छत्री मंडल बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। पूर्व की तरफ भी सेम टू सेम ऐसे वनों से भी दूसरी उन्होंने भूमि 22 का भी बता दो सोनू। पूर्व का नक्शा है दीदी? दीदी पूर्व का नहीं है सोनू, पश्चिम में चलो, या दूसरी भूमि का भी बता दो, एरो डाल के दूसरी भूमि का छज्जों से मिलान हो रहा है। हाँ जी, ये देखिए ये दूसरी भूम है ना, उसका छज्जे से मिलान होता हुआ, उसका जो झरोखा है वो 3 सीढ़ी ऊपर है सिर्फ, तो 3 सीढ़ी ऊपर यानी 3 हाथ ऊपर से यदि लॉजिकली मिलान करेंगे भी तो हम यहाँ पे कैसे चलेंगे ना, 3 हाथ ऊपर ही अगर पेड़ हो तो उनका छज्जों से मिलान कर दिया, तो छज्जे से ही हम अंदर जाएं और छज्जे के अंदर हम चल पाएंगे। तो उनको ये पेड़ पता है कितना ऊपर गया, क्योंकि ये जो है इन्होंने 122 हाथ ऊपर हो गए ना, एक हाथ ये एक मंदिर ऊंचा, यहाँ 22 सीढ़ी ऊपर और हो गया। तो ये जो डिफरेंस है ना, अब ये एक मंदिर नहीं रहा क्योंकि इन्होंने 22 सीढ़ियां और कवर कर ली हुई हैं, तो ये सिर्फ 100 में से 22 कम कर देना तो उतना ही डिफरेंस यहाँ पे 78 हाथ का यहाँ पे रह जाता है यहाँ। तो हमें यदि हम यहाँ खड़े हैं ना, इनके छत्री मंडल के भी ऊपर यदि आप खड़े हो जाएंगे तो यहाँ आपको 78 हाथ ऊपर दिखाई देगा यहाँ से छत्री मंडल दूसरा वाला। तो आप यहाँ से इस झरोखे से आकर सब सुंदर सोनू। हाँ जी, तो मीनू हाँ जी तीसरी भूम में तो बोलो, फिर बोलो, 100 हाथ का ही होएगा ना? हाँ जी हाँ जी, फिर वही बराबर, बिल्कुल। बस वही लास्ट फिर है, बराबर उसके हो बाद जाएगा। हाँ ये बट पीपल की चौकी की साइड पे तो खैर 4 भूम 5वीं तक जाएंगे, इधर सिर्फ 2 भूम तीसरी चांदनी है, यहाँ तो 5वीं सोनू सबसे बोल पूछो सबसे सोनू, पश्चिम में कैसे रोका है, कैसे मिलान हो, पश्चिम की शोभा ये भी पुरानी सुंदर है। अच्छा, आपकी ना आवाज कट रही है, मुझे समझ में वो नहीं। ये कह रहे हैं कि अब कोई पश्चिम कोई दूसरे सुंदर पश्चिम साथ के से चौगान पूछे। का भी दिखा दो मुझे। नक्शा तो नहीं है फिरोज दीदी, लेकिन हाँ वैसे जी। ही पूछ लो, वैसे ही पूछ लो पश्चिम में क्या शोभा है। हाँ इसमें सारे वनों की है ना, आगे चौपाई में भी आ जाएगा दीदी, ठीक है है ना, आगे चौपाई ले लेते हैं ना, अगली चौपाई में आ जाएगा। हाँ जी विजय दीदी आप ले लो अगली चौपाई। कई रंग नग झलकत जिमी झलके दीवालों बन, सो छाए रही जोत आसमान में पशु पंखी नूर रोशन। यहाँ पर कई किस्म के रंग और नगों की झलकार जमीन और दीवारों और वनों पर होती है। यहाँ का तेज जो है वो आसमान से टकराता है, मतलब छा जाता है, जिसमें सुंदर सो छाए रही जोत आसमान, इनकी जो जोत तेज है वो आसमान तक जाता है। पशु पंखी नूर रोशन, जिसमें सुंदर पशु पक्षियों की भी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। इनकी किरणें जो है ना इतनी तेज हैं कि जैसे ही लौट के आती हैं हर चीज तेजमयी झलकार करती। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी कृष्णा दीदी आप ले लो अगली चौपाई। इसमें थोड़ा सा और 1-2 लाइन में बोल देता हूँ। हाँ जी का कई रंग नग झलकर, मतलब अभी तक था कि नगों का, अब उस नग भी कितने अलग अलग प्रकार के और कई रंगों के हैं, मतलब उन भी उन नगों से अलग अलग रंग की किरणें उठती हैं। जिमी झलके दीवालों पर, और वो उनका प्रकाश और उनका नूर आपस में इतना टकराता है, दीवारों पर सरकाता कि हाँ जो हमारी दीवारें हैं उनको वन दीवारों में जो आसपास के
मंदिर बने हैं उनकी दीवारों पे झलकता है। मतलब उधर से ये समझो अलग अलग रंग की किरणें दीवारों पे टकरा रही हैं, फिर वहां से वापस अपनी झलकार मार रही हैं। उस नजारे को एक इमेजिन करो, कल्पना करो, सोच के देखो कि कितना ही वहां पे एक सुंदर दृश्य उत्पन्न हो जाता है। जो आसपास हमारे वन हैं और उनमें जो मंदिर हैं और मंदिरों के आसपास वन है, ये सारी शोभा ना एहसास करने वाली है। हाँ, सो छाए रही जोत मतलब शब्दों में आसमान नहीं आ में। इस तरह ये सारी जोत आसमान में पूरी छाई रहती है। अगर आप ऊपर नजर डालोगे तो आसमान किरणों से, नूरी किरणों से, अलग अलग रंगों की किरणों से भरा रहेगा। पशु पंखी नूर रोशन। अब इसमें कह दिया पशु मतलब पशु पंखी भी तो है। अब उन पशु पंखियों के ऊपर जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि पशु पंखियों से ये किरणें उठ के आ रही हैं, उनके अंदर से भी नूर आ रहा है। तो यार अरस परस नूर पशु पंखी भी जो में है उनके अंदर से भी नूरी किरणें अलग अलग रंगों की, उनके जैसे अगर मोर है तो उसके पंखों से अलग अलग पंख से अलग किरणें, मल्टी कलर्ड आपको मोर नजर आएगा कि उसके अंदर से भी इतनी किरणें। तो इस तरह का वहां का वर्णन है। मोर तो ऑलरेडी पहले ये मल्टी कलर होता है और ऊपर मल्टी कलर और किरणें पड़ जाती हैं, वो और भी सुंदर लगता है। और सुंदर सारे पशु पक्षी बने, सारे पशु पक्षी। इसके वो चुपाई अगले सुंदर। हाँ जी कृष्णा दीदी बोलो। कई जिमी आकाश बिरखी नूर के, पात फूल फल नूर, दीवाल झरोखे नूर के, क्यों कहूँ नूर जहूर। इन बनों के वृक्ष, पत्ते, फल फूल, धरती और आकाश सभी नूरमयी है। इन बनों से लगती हुई रंग महल की दीवारें तथा झरोखे नूरी आभा से जगमगा रहे हैं। नूर के इस अलौकिक सौंदर्य का ये कैसे वर्णन करूं। मतलब कि जितने भी रंग महल के चारों ओर वन आए हैं, पूर्व दिशा में जैसे 7 वन के, लिम्बोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, वट आए हैं, और दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है, जिसकी दक्षिण दिशा में होते हुए होज कोसर की परिक्रमा लगाते हुए कुंज निकुंज वन आए हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी बड़ो वन एवं ताड़ वन की शोभा है, और पश्चिम में फूल बाग, नूर बाग और अन्य वन की शोभा आई है। यद्यपि इस प्रकरण की छुपाई 52-55 में कुंज निकुंज तथा होज कोसर ताल के वनों की शोभा का वर्णन भी है, किंतु विशेष रूप से जमुना जी के किनारे आए हुए 7 घाटों के वनों में श्रृंगार करने की लीला का भी मनोहारी चित्रण किया गया है। मतलब कि जो ऊपर की छपाई का भावार्थ था रह गया था, मैं कहा चलो ये भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसी के साथ ही है ना। नहीं अच्छा किया। प्रणाम जी। आप थोड़ा सा उसका वर्णन भी कर दीजिए ना, मोटा मोटा, गिनती नहीं। कुंज निकुंज और होर कोसर का आया ना, या कुंज निकुंज के वन का आप थोड़ा सा बताइए। कुंज निकुंज जो कुंज के है, जो मतलब कि 2 मंजिल के वहां पर महल हैं चारों तरफ, और जो नहरें भी आ रही हैं वो भी 8 तरफ से आ रही हैं। मतलब कि कुंज निकुंज के कॉर्नर चारों और चारों दिशाओं से नहरें चल रही हैं, और नहरों के आसपास एक हिस्से में तो नहर है और एक एक हिस्से में पाल में साइड में महल आए हैं 2-2 मंजिल के। और ये सारे फूल पत्तियों से बने हुए हैं, हर कलर के फूल। ये शोभा मेन है कि सारा फूल पत्तियों से है, और निकुंज गोल है और कुंज हमारा चौरस है, और वो ढका हुआ है और वो नहीं ढका हुआ। निकुंज कुंज कहते हैं ना, निकुंज वो हो गया जिनका कोई कॉर्नर नहीं है, गोल है, गोल हो गया, और वो चौरस हो जाएगा। वो चौरस है। निकुंज ढका नहीं हुआ, और कुंज जो है वो हमारा ऊपर से ढका हुआ है। और इसके गिनती तो आज परिसर में हम गिनती में नहीं जाएंगे क्योंकि हम परिक्रमा ग्रंथ का शुरू कर रहे हैं और सारा का गिनतियों में ना जाए। वैसे तो लंबे चौड़े चूते पे आता है, और इसके अंदर फिर सारे मंदिरों की हार भी आती है हमारी, एक पहले एक खम्भों की हार आती है, और फिर बगीचे हैं सुंदर जिसमें हिंडोले हैं, 12,000 सखियां घूमती हैं, और हमारे भी श्रृंगार पल पल बदलते हैं, पल बदलते हैं, और सारा कुछ जो इन मंदिरों में जितनी भी शोभा है, चाहे सिंहासन, कुर्सियां, सारा कुछ
वाद्य वजन टोटल श्रृंगार का सामान सब फूलों का ही है, फूलों पत्तियों और बेलों का है। आप इमेजिन करो तो, सोच के देखो, एहसास करके देखो, कभी सब मेरे कुछ फूलों और पत्तियों का। कल मेरे मन में आ रहा था कि जैसे मैं राजी बैठे हैं, मैं उनका श्रृंगार करी, तो मेरे मन में आ रहा था कि जैसे गुलाब के सब कपड़े पहने हुए हैं गुलाब के, और ऊपर से सफेद कलर के मोतियों का हमने श्रृंगार करा हुआ है। और सोचो कैसा सुंदर लग रहा होगा कि हर तरफ लाल लाल गुलाब और उसके ऊपर मोतियों से जो श्रृंगार, मतलब कितना व्हाइट कलर का, कितना प्यारा लग रहा होगा। कानों में भी, गले में भी, हाथों में भी। और कितना, मैं कल बैठी बैठी यही अंदर से सोच रही थी, तो मैं उस श्रृंगार में जैसे खो गई कि सारा कुछ ही उसी कलर में हो गया। सोचो कुंजवन में भी ऐसा ही हो गया एकदम से, सबका श्रृंगार, सब सखियों का। 12,000 सखियां कैसे होती होंगी, जैसे कोई मेला लगा होता होगा वहां। तो हर टाइम हम मेले, एक बहुत बड़ा मेला होगा जिसमें हर टाइम रहते हैं, कितने हा हंसते हैं, किलकारियां करते हैं, मारते हैं, क्या क्या हमारा वहां हाल होगा। और इसमें थोड़ा सा कोई सुंदर सा बताएगा, जो बाहर 8 नहरें अभी इन्होंने बताया कि भी 8 नहरें निकल रही हैं अंदर से, चारों कोनों से और चारों दिशाओं से। उसके बाद जो फिर बाहर वाला जो दृश्य हमारा इनका कुंज के वनों में, इनकी रेती का, और इसके अंदर जो वृक्ष आए हैं, कोई और सुंदर सा बताया। हाँ जी सुनीता, आप बता दो। सुनीता बता सकती है। सुनीता दीदी थी अभी। हाँ जी, अनम्यूट कर दो सुनीता, आओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी कुंज निकुंज जैसे अभी तो वर्णन हो रहा था कि 2 भौम तीसरी चांदनी, और सारी जोगबाई फूलों की, श्रृंगार भी फूलों का, थंब भी फूलों के, अंदर जो हिंडोले हैं वो भी फूलों के, और मतलब वाद्य यंत्र भी, और जो दीवारों पर चित्रकारी है वो सब फूलों की। सखियां भी फूलों का श्रृंगार करती हैं, और राजश्यामा जी का श्रृंगार भी यहाँ पे फूलों का। और यहाँ पर हम कृष्ण पक्ष की तीज को आते हैं, कुंज निकुंज में भी और बट पीपल की चौकी में भी। तो कुंज निकुंज वन, जैसे कुंज आया है कि चौरस और ढका हुआ, और निकुंज गोल है और ऊपर से खुला हुआ। और अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, जो 8 ये नहरें भी निकल रही हैं 4 कोनों में, 4 दिशाओं में, और इन नहरों पर भी 2 भौम ऊंचे वृक्ष। लेकिन ये सब जो है ना, 2 भौम ऊंचे महल, और ये, लेकिन ये सारे महल और ये नहरें जो इसके अंदर जो बड़ोवन के वृक्ष आए ना, जो बड़ोवन के 5 हारे चल रही थी ना सुंदर साज, बट पीपल की चौकी के साथ दक्षिण दिशा में, तो वही बड़े वन के जो 5 हारे हैं बड़े वृक्षों की, वो आगे जाके क्या कहते हैं पश्चिम दिशा में, तो वो अन्य वन के बीच में से निकल के फिर उत्तर दिशा में ताड़ वन, वो बड़े वन में आ जाती हैं। लेकिन ये ही 5 हारे इधर से घूमकर हौद कौसक ताल की तरफ से घूमकर इस पूरे कुंज निकुंज के वनों में आती हैं। तो पूरे कुंज निकुंज के वनों में ये 5 हारे बड़ो वन की आती हैं, और इनमें बहुत सुंदर हिंडोले हैं। ये जो 8 नहरों के बीच में एक चहबच्चा भी बनता है, और इसके चारों तरफ जो ये खाने खाने बने हैं ना सुंदर साथ जी, ये रेती है, कोमल रेती, नूरमयी रेती। और इस रेती में 2 खूनी, 3 खूनी, 4 खूनी, इस तरह की आकृतियां ली हुई है, जो मतलब नूरमयी रेती है। और इस पर सखियां दौड़ने की, भागने की, छुआछुई की, इस तरह की बहुत राम थे यहाँ पर सखियां, पिया जी के साथ, बाला जी के साथ, और आपस में भी खेलती हैं। कोई एक सखी भाग रही है, दौड़ रही है, तो एक सखी उसको पकड़ते हुए पीछे दौड़ रही है, तो एक सखी, पहली वाली सखी रेती पे गिर जाती है, तो दूसरी सखी उसको उठाने के चक्कर में वो भी गिर जाती है, तीसरी आती है वो उसके ऊपर गिर जाती है। तो इस तरह की बहुत हंसी ठिठोली होती है इस रेती के मैदान। ये चारों तरफ जो कलरफुल रेती दिख रही है, ये देखिए सुंदर साथ जी, और बीच में सुंदर क्या कहते हैं चहबच्चे की भी शोभा है, और बड़ो वन के वृक्षों में सुंदर हिंडोलों की शोभा है। वहां पर बहुत सुंदर हिंडोले, जहां पर हम सखियां भी आपस में, किसी हिंडोले में सखियां सखियां झूल रही हैं, तो किसी हिंडोले में राजश्यामा जी झूल रहे हैं। तो मन रूह की इच्छा होती है कि वो पिया जी के साथ झूले,
तो पिया जी के साथ रूह झूलती है। तो इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन। और ये कुंज निकुंज पूरे देखिए आप, अक्षर ब्रह्म के आधे हिस्से से लेकर पूरे पीछे पश्चिम की चौगान तक आए हैं। अर्थात ये पूरी दक्षिण दिशा को इन्होंने, पर आगे पश्चिम दिशा के भी आधे हिस्से को इन्होंने पूरा, और इधर अक्षरधाम की पूरब की तरफ आधे अक्षरधाम तक ये पूरा विराट रूप धारण करके ये कुंज निकुंज के वन फैले हुए हैं। और इसके बीच में हौज कौसर ताल भी है। इसका भी थोड़ा सा इसमें वर्णन आया है कि हौज कौसर ताल के भी जो है ना, कैसे वनों ने छाया की हुई है। वो कोई और बताएगा या मैं कोई और बताऊं? सुंदर साथ को ले लो। ठीक है प्रणाम। मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे लगता है जो उसको हम थोड़ा वो सहूर कर लेंगे। जो ये 5 बड़े वन के वृक्ष है ना सुनीता जी, ये इधर पश्चिम की तरफ तो हनुमान बाग में मुड़ गए, और हमारे इधर भोज कोसर की तरफ ये 5 वृक्ष, ये तो वर्णन है कि यही वाले भोज कोसर में जो हमारी 5 की 5 हारें आती हैं, 2 नीचे और 3 ऊपर, लड़की पाल पे 2 आगे और चौरस पाल पे 3 है। पूरे कुंज निकुंज वन में ये इस तरह से शायद नहीं है। कुंज निकुंज वन के तो अपने वृक्ष हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी, जो इस रेती में सारे चल रही हैं। और ये वृक्ष अलग अलग फलों के और उस सब चीजों के, क्योंकि पूरे कुंज निकुंज वन में ये 5 घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये वाले नहीं है? नहीं, ये नहीं है, पूरे ये नहीं कुंज निकुंज में नहीं है। 5 पूरे भूम कुंज कुंज में, क्योंकि जो कुंज इसकी हाँ वो है कुंज निकुंज में 2 भूम के ही है। 2 भूम तीसरी चांदनी के ही हैं, और अलग अलग फलों के, अलग अलग मेवों के, अलग अलग इन चीजों के। मेवों जी के आप तो है। जिग्ना जी आप कर दीजिए बात। हाँ, जिग्ना जी के आगे। हाँ जी जिग्ना जी। नहीं, मुझे तो बहुत नहीं, इतना ही पता था कि 2 भूम के ही कुंज निकुंज वो में सारे 2 भूम के ही वृक्ष है। और जो जहाँ नहरें कटती है वहाँ 6 बच्चे, जो तो सुनीता दीदी ने बताया कि जहाँ 8 नहरें कटती है वहाँ 6 बच्चे की शोभा है, और वो नहरें ढकी हुई है। और जो वृक्ष है, जो रेती वाले जो वृक्ष है, उसकी छाया से नहरें ढकी हुई। वो सारी ढकी वही वो नरेश के कहने का भाव ये है कि भाई है तो वो बड़ों बन के वृक्ष, बस अलग ही मेवे फलों के हैं, बाकी ये बुरे नहीं है, वो वाले अलग गए हैं, बाकी यहाँ पे सब बड़ों बन के बनी आए हैं। तो नाना प्रकार के वन मेवे फल जो भी सब कुछ, जो भी जितनी भी जो भाई आती है, मतलब कि फलों की, अन्न की कह लो, सब डिफरेंट, सब इसके अंदर सब तरह की शोभा आई है बड़ों बन के वृक्ष। वो 2 भूम के इसलिए बोल देते बड़ों बन के कि अपनी 250 भूम से नीचे जो आते हैं उनको बड़ों बन के वृक्ष बोल देते हैं। बस शब्दों का इफेक्ट है, बाकी तो बनी है हमारे। हाँ, बाकी तो बनी है सारे। हाँ, क्योंकि 2 भूम तीसरी चांदनी है, बस यहाँ पे वो 5 क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुंज निकुंज में तो 2 भूम तीसरी चांदनी है, तो तभी तो मिलान होएगा ना। हाँ, वो तो 2 भूम तीसरी चांदनी है सर। तो ये वाले जो बड़ों बन 5 है, इसकी बात ये कर 5 भूम है, ये 5 भूम के गए। ये तो 5 भूम है। हाँ, ये वाले तो 5 भूम। हाँ, ये 5 भूम के गए हैं। और जो कुंज निकुंज के वन है वो 2 भूम के चले जाते हैं। 2 का 2 से मिलान हो जाता है, 5 का 5 से हो जाता है। और ऐसी हौज, यही वाले हौज कोसर में भी तो जाएंगे ना। हौज कोसर हाँ, 5 बड़ों वन वाले हौज कोसर में भी घूमते हैं, ये 5 वाले, ये 5 वाले। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही है, तो वही 1 को 2 भूम के 5 भूम के, वो हर तरह से फैले ही हुए हैं, तो कोई बात नहीं। तो आज अभी भोज कोसर का करें या करना? नहीं, अब तो टाइम नहीं हो गया। जैसे आपको ठीक है, टाइम हो गया है तो एक चौपाई अगर लेनी है तो ले सकते हैं। हाँ जी, एक चौपाई लेके वही चौपाई दोहरा दो आप। जात अलेखे पंखियों, पशु अलेखे जात, जात जात अनगिनती, क्यों कर कहूँ विख्यात। इन वनों में क्रीड़ा करने वाले पशु पक्षियों की अनंत प्रकार की जातियां हैं। इनमें से प्रत्येक जाति की भी अनगिनत उपजातियां हैं, जिनका वर्णन मैं संसार में किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती। मतलब हम संसार के पशु पक्षियों से भी इनकी कोई तुलना नहीं है। परम धाम के पशु पक्षी अलेखे मतलब कि गिनती में नहीं है।
पशु पक्षी वृक्ष झरोके हर चीज अनगिनत है। जात जात अनगिनती क्यों कर कहूं विख्यात, जिसका वर्णन मैं संसार में किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती। इसी चौपाई को दोहरा दूं? हाँ जी, ये पशु पक्षी देख लो, ये पशु पक्षी भी सुनने हाँ जी, देखो। इसी को दोहरा दो। इतने प्यारे लग रहे हैं, नक्शों में इतने प्यारे लग रहे हैं, हकीकत में देखेंगे तो कैसे होंगे, देखो जरा प्यारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे। ज़ेब्रा भी है, देखो हाँ जी, दोहरा दो दूसरी छपाई वाली। जात अलेखे पंखियों, जात अलेखे पंखियों, पशु अलेखे जात, जात जात अनगिनती क्यों कर कहूं विख्यात, क्यों कर कहूं विख्यात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। सब सुंदर।